जो 4 जून को जो नतीजे आए हैं, तो आप इन नतीजों को चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल चीर फाड़ जो हुआ वो कितना हद तक सक्सेसफुल, कितना हद तक सही रहा और हम लोग कितना हद तक अपना मेहनत दिखाएं। अब तक हम एग्जिट पोल नहीं बताते हैं, एग्जिट पोल का ऑपरेशन करके आपको हम एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं। ये एग्जैक्ट पोल है, 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है। इन सीटों की हम कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमारा एक बस अनुमान है। चैनल जो है एकदम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल पंचनामा में हम लोग चीर फाड़ करके हम लोग बहुत सारे कई लोग अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, हम लोग एग्जिट पोल का ऑपरेशन करने आए हैं। आप लोग एग्जिट पोल अपना बता रहे हैं, हम लोग चीर फाड़ करेंगे। 543 सीटें चीर फाड़ करना बहुत जरूरी है, केवल अनुमान लगाना और उस अनुमान पे खड़े उतरना और जमीन आसमान मतलब मिश्रा की तरफ युवा तो मानिए एकदम पागल है। जैसे कि आप काराकाट में पवन सिंह की चर्चा कर लें, पवन सिंह के लिए वहां की पब्लिक है, युवा है, महिलाएं वोटर्स हैं, एकदम उनके लिए एकदम दीवानगी एकदम उनके प्रति छाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर आकाश और मेरे साथ है प्राइम इंडिया समाचार के एडिटर इन चीफ संजीव राय और हम लोग बहुत बहुत स्वागत है आपको स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज करेंगे ऑपरेशन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल के नतीजे हम आप लोग को बताएंगे और यूपी और बिहार की 5 लोकसभा सीट, जिस लोकसभा सीट का बहुत ही बेसब्री से लोगों को इंतजार है, इस सीट पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले काराकाट, उसके बाद गाजीपुर, घोसी और बलिया और बक्सर। तो हम काराकाट लोकसभा सीट, आपको पता है कि पवन सिंह के आने से काराकाट की लोकसभा सीट काफी हॉट हुई थी और हम इस सीट पे कल सुबह से ही संजीव राय जी, आप तो कल सुबह से ही पूरे काराकाट क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। हाँ, भ्रमण तो किया गया था, लेकिन मैं काराकाट जब गया तो मैं पूर्णतः एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने ऐसा कभी लोकसभा में कोई ऐसी लहर ही मैंने नहीं देखी। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके पिछले लोकसभा चुनाव में ये जो एक लहर चली थी, मोदी लहर, काराकाट में वहां पर एकदम पवन लहर चली और वहां पर मैं एकदम चुप हो गया, क्योंकि भोजपुरी जगत के जो बड़बोले अभिनेता हैं पवन सिंह, वहां पर आकर अपने प्रचार शैली से जैसे जैसे एक एक गांव, एक एक गली गली वो प्रचार किए हैं, उसका असर वहां पर पोलिंग बूथ पर दिख रहा था। वहां से उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो एनडीए के कैंडिडेट थे, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, और राजा राम सिंह कुशवाहा भी वहां से माले से चुनाव लड़े थे, जो इंडिया गठबंधन से थे। तो आप जब वहां के काफी सारे, आप तो रोहतास में गए थे पोलिंग बूथ पे, नोखा में गए थे, तो वहां के पोलिंग बूथ पे आपको क्या दिखा? लोगों से आपने बातचीत भी किया था, जहां तक आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स किए थे उसमें बता रहे थे आप, तो लोगों का रुझान किधर था? देखिए, रुझान इसमें तो कोई संदेह नहीं है, रुझान तो तीनों तरफ है, लेकिन एक जो एक तरफा रुझान है वो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की तरफ था और ये कुशवाहा और कुशवाहा, ये दोनों लोग आपस में फाइट करके निश्चित रूप से पवन सिंह को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, खेसारी लाल यादव के भी आने से शायद यादव वोटर जो है वो पवन सिंह की तरफ जा पहुंचे थे और शायद पवन सिंह को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे काफी भारी है और ऐसा देखने के लिए भी रुझानों में मिल रहा है और काफी सारे चैनल उसको एग्जिट पोल में भी, आपने तो वहां पे जाके काफी चीर फाड़ किया था हर एक विधानसभा में, क्योंकि आप कल सुबह से ही निकल के, घर से निकल के आप 4 बजे ही काराकाट के लिए रवाना हो चुके थे। तो आप मतलब क्या देखे वहां पे? वोटरों से आपने बात किया था तो क्या बताया उन्होंने? वहां बातचीत किया, हालांकि मैंने वो माइक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसको अपने चैनल पे डाला नहीं है, लेकिन बातचीत में एकदम स्पष्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वहां पर मौन हो गया था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले से जो शोर शराबा था, जो अनुमान था कि पवन सिंह निश्चित रूप से वहां पर सबको निःशब्द कर देंगे, वो वहां पे करते नजर आ रहे हैं। बाकी तो आपको काउंटिंग के दिन ही पता नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, कोई फैक्टर वहां पे काम नहीं किया क्या? थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन ये जो कुशवाहा, जो दोनों कैंडिडेट है ना, आरजेडी से और ये अलग एक पार्टी से, ये दोनों लोग वहां पर पवन सिंह को फायदा पहुंचा। मतलब आपके सबसे बड़ी खबर हम इस चैनल पे आपको बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह ने वहां पे सारे जातिगत गठजोड़ को सबको तोड़ दिया है, जाति समीकरण को एकदम बिखराव कर दिया है और हर वर्ग के लोग, जैसा कि संजीव महादेवा जी जो बता रहे हैं कि काराकाट जो सीट है वो बिहार में निर्दल प्रत्याशी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और हम चलेंगे यूपी की सबसे हॉट सीट गाजीपुर। गाजीपुर इसलिए हॉट सीट है क्योंकि इस सीट पे एक ऐसे प्रत्याशी पे दाव लगाया था जो संगठन से जुड़े हुए थे, पारसनाथ राय, जो मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं।
ऐसा कहा जा रहा था कि वो इनके करीबी हैं, और शुरू में तो ऐसा बोला जा रहा था कि पारसनाथ राय एक डमी कैंडिडेट के रूप में है। लेकिन जैसे ही वहां पर मोदी जी ने एक जनसभा की और पारसनाथ राय के साथ एक सानिध्य अपना दिखाया, और उसके बाद अमित शाह ने एक रोड शो किया, तो पारसनाथ राय को लाके लगभग फाइट पे लाके खड़ा कर दिया है। जो भी होगा वहां पर गाजीपुर में बहुत ही करीबी मुकाबला। तो आपको ये भी पता होगा कि वहां से जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है वो अफजाल अंसारी थे, और एक डमी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को भी वहां से चुनाव मैदान में उतारा था। नहीं, उसको डमी कैंडिडेट आप नहीं कह सकते हैं, उन्होंने अपने लिए एक ढाल बनाया था, जैसा कि उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पे रुका हुआ है। लेकिन एक चीज और देखने के लिए बात है कि लोग बसपा को जितना नदारत कर रहे हैं कि बसपा कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। वहां से हैं उमेश सिंह, कौन है उमेश सिंह के चुनाव मैदान में आने से लोगों को लग रहा होगा कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था तो वहां से माननीय मनोज सिन्हा जी 1,27,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन आप वहां पे गए तो मतलब एक चीज आप ये भी देखें कि अफजाल अंसारी ने एक ट्वीट किया कि मनोज सिन्हा एलजी के जो बेटे हैं अभिनव सिन्हा, वो एक बूथ पे 70-75 लोगों को लेके गाड़ियों के काफिले से पहुंचते हैं। इस चीज पे आप क्या कहेंगे? इस पे उन्होंने आपत्ति जताई है, अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की खबर की इलेक्शन कमीशन पुष्टि नहीं करता है, तो जब चुनाव समिति ही पुष्टि नहीं कर सकता, हम रिपोर्टर्स उस पर क्या कर सकते हैं? तो आपको हम एक चीज बता सकते हैं कि अच्छा जातिगत आप वहां पे जाके वहां पे भी आपने कुछ लोगों से बात किया था, तो क्या लग रहा था मतलब वहां पर है अफजाल अंसारी के साथ उनके भाई मुख्तार अंसारी के देहांत के बाद थोड़ा सा सांत्वना वोट भी है उनको। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जो पारसनाथ राय है डमी कैंडिडेट के रूप में थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने वहां पर जोर शोर से उनके लिए प्रचार किया है, निश्चित रूप उनको लाके लड़ाई में अमित शाह की रैली का कुछ वहां पे फायदा दिख रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को? यही बात आपको बार बार बोलना चाह रहा हूं कि अमित शाह के रोड शो के बाद वहां पर पारसनाथ राय निश्चित रूप से कुछ अफजाल अंसारी के करीब दिख रहे हैं। बाकी अब पोलिंग जो काउंटिंग होगा उसके बाद पता चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज हम ये चीज बता रहे हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट को हम लोग यहाँ पे तगड़ी फाइट के रूप में हम लोग, इसीलिए मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। काराकाट यहाँ पर विरोधाभास का भावना पवन सिंह के अंदर आया तो निर्दलीय लड़े, तो ये ब्लैक कलर है। ग्रीन सिग्नल में है, ये ग्रीन सिग्नल इसलिए दिया गया है कि अफजाल अंसारी की तरफ ये थोड़ा सा है, लेकिन ग्रीन सिग्नल ये पारसनाथ राय के लिए भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप ट्रैक पर हैं, कभी भी चल सकते हैं। क्या वहां पे ऐसा हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक का ऐसा कुछ बंटवारा हो गया, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला? इसका उतना फैक्टर नहीं है। अफजाल अंसारी के बारे में भी वहां पर ये है कि उनके भी हर जाति वर्ग में वोट है। इसका ये फैक्टर देखिए, तो चुनाव है और चुनाव में हर पार्टियां जातिगत समीकरण खेलती हैं, इसका प्रभाव तो हर जगह दिखेगा, इस पे हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से गाजीपुर सीट को हम लोग तगड़ी फाइट में रख सकते हैं? हाँ, बहुत यहाँ से कुछ भी उलटफेर हो सकता है, कोई भी पार्टी जीत सकती है। नहीं, कोई भी पार्टी जीतने की बात नहीं है। यहाँ पर तो पहले अफजाल अंसारी को विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब से पारसनाथ राय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, वो फाइट में आ गए हैं, क्लोज फाइट। लेकिन एक चीज ये भी है कि यहां से बसपा से जो कैंडिडेट है उमेश सिंह, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उमेश सिंह अगर 50-60 से 70,000 वोट अगर काट देते हैं, तो वहां पे अगर अफजाल अंसारी, वो तो पिछली बार वोट तो बसपा का उन्हीं को मिला था, तो यहां पे हमको लग रहा है कि हमारे हिसाब से फाइट बहुत वही जो क्लोज फाइट हो रहा है, तो उमेश सिंह यहाँ पे निर्णायक की भूमिका में, जितना भी वोट वो अपने पाले में लेंगे, ये अफजाल अंसारी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो चलिए हम अपने चैनल पे ये आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हमारी एग्जिट पोल ये बता रही है कि यहां जो है वो कांटे की टक्कर है। हम लोग गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को कांटे की टक्कर की श्रेणी में रख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं संजीव जी? ना एकदम निश्चित रूप से यहाँ पर कांटे की टक्कर। तो चलिए अब हम लोग गाजीपुर के बाद हम लोग घोसी लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र, एक चीज ये बोला जाता है कि ये जो क्षेत्र है वो भूमिहार बहुल, क्योंकि यहां से काफी टाइम से कल्पनाथ राय यहाँ से सांसद रहे हुए हैं। इस चीज पे आप क्या बोलेंगे? एकदम निसंदेह आपकी बात सही है, और कल्पनाथ राय के परिवार के लोग भी इस बार जो इंडिया गठबंधन से जो सपा के प्रत्याशी राजीव राय हैं, उनके पक्ष से भी उनके परिवार वालों ने प्रचार प्रसार किया है। हम प्रत्याशी का आपको नाम बता दें कि यहां से घोसी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने जो है वो राजीव राय को टिकट दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, इनके सहयोगी सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के को ये सीट मिली थी, और उनका चुनाव चिन्ह
छड़ी था ना। हाँ, हाँ। तो और यहां से एक और दिलचस्प चीज आपको मैं बता रहा हूं कि बसपा के जो कैंडिडेट थे वो बालकृष्ण चौहान थे। तो आपके कुछ सहयोगी रिपोर्टर घोसी भी गए थे, तो उनका रिपोर्टिंग क्या था घोसी से? हमारे कुछ मित्र हैं वहां पर जो अलग चैनल से भी जुड़े हैं, तो हम लोगों ने जब राय लेना, हालांकि वहां पर मैं जा नहीं पाया, कितना एक दिन में आदमी कवर कर सकता है। पता यहाँ पर ये चला कि अनिल राजभर वहां पर संभवतः कुछ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, अरविंद राजभर वहां पर कुछ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको एक चीज ये बता दें कि यहाँ पे जो लड़ाई जो लोगों की लग रही है, मेरे भी कुछ चैनल्स के लोग हैं, हमने उनसे बात किया, तो यहाँ पे एक चीज ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पे फाइट करती हुई नजर आ रही है। अगर मेनली यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो चौहान है, बालकृष्ण चौहान है। और आपको ये भी पता होगा कि 2022 में घोसी विधानसभा से जो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे, तो वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी से जीत गए। उसके बाद वो खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फिर से सदस्यता लेके वहां पे उपचुनाव हुआ। तो वहां पे क्या हुआ था उस उपचुनाव में, आप बता सकते हैं? अब उपचुनाव में उसको क्या कहेंगे, निश्चित रूप से ये जो है क्या बोलते हैं, सुधाकर सिंह जो कैंडिडेट थे, हाँ, वहां के उपचुनाव में जो सुधाकर सिंह जो कैंडिडेट थे उनको विजय। तो चौहान भी काफी अच्छे खासे मतदाता है। राजभर समाज से जो अरविंद राजभर आते हैं, तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जो है वो एज लेती हुई लीड लेती हुई नजर आ रही है, रूप से लीड कर रही है। तो हम लोग जो है, हमारा जो चैनल जो है अपनी एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी के खाते में डाल रही है। हाँ, दिख रही क्योंकि राजीव राय के साथ देखिए, एक यादव जो वोटर है वो तो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी के, और जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी कोर वोटर हैं, और पिछड़ों में भी। यहाँ पर राजीव राय के पक्ष में थोड़ा सा पाला इसलिए भी जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर है, ये पिछले चुनाव में जब सपा के साथ थे तो यहाँ पर सवर्ण जाति के लोगों के बारे में बहुत बुरा भला कहे थे। इसलिए इस बार जब उनके बेटे अरविंद राजभर है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके थोड़ा सा विपक्ष में ये मामला। ये सबसे बड़ी खबर आपको मैं ये बता दूं कि सवर्ण बिरादरी के लोग भी हैं, उन्होंने भी राजीव राय के पक्ष में मतदान किया है, प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम लोग इस सीट को समाजवादी पार्टी की तरफ हम लोग इस सीट को दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं पूर्वांचल के एक सबसे बड़ी हॉट सीट बलिया के बारे में। बलिया पे कैंडिडेट के बारे में आप बता सकते हैं? अब बलिया कैंडिडेट के बारे में ये जग जाहिर है कि लगातार लगभग 7 बार सांसद रहे यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के बेटे नीरज शेखर को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन से टिकट दिया। और ये नीरज शेखर सपा के टिकट से भी पहले भी ये रह चुके हैं सांसद, उसके बाद उपचुनाव में, फिर उसके बाद ये राज्यसभा सांसद रहे, फिर ये पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, वहां भी ये राज्यसभा सांसद रहे। तो यहाँ पर भी इनका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि इनके मुकाबले पिछली बार के उप विजेता रहे सनातन पांडे, वो भी इस बार नहीं। पिछले बार ये देखा गया कि सपा बसपा का गठबंधन होते हुए समाजवादी पार्टी जो है यहाँ 19,000 से चुनाव हार गई। तो यहाँ पे हमने एक चीज ये भी देखा कि इससे पहले जो बसपा जो थी वहां पे 80,000 वोट पाई थी। तो इस बार ये दोनों का गठबंधन तो है नहीं यहाँ पे। तो इस बार जो है चुनाव में, लेकिन ब्राह्मण समाज से लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज यहाँ पे 13% यहाँ पे अपना नुमाइंदगी करता है, 13% का। तो सनातन पांडे तो पिछली बार भी चुनाव में थे और यही सनातन पांडे हार गए चुनाव। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये इफेक्ट कर रहा है इस चुनाव में? इफेक्ट थोड़ा बहुत करेगा, इसलिए कि इस बार बसपा से हैं लल्लन सिंह यादव और बसपा के टिकट पर है, तो निश्चित रूप से जो भी वोट लेंगे वो सनातन पांडे के लिए तो नेगेटिव पॉइंट होंगे। लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट इनके साथ ये चल रहा है कि इनके पार्टी के एक कद्दावर नेता जो नारद राय हैं, उन्होंने हाल ही फिलहाल में पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी एक जो भूमिहार जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए उनको एक बड़ा मौका मिला। और एक और बड़ी खबर है कि आपको याद होगा कि हम दोनों जो है हम लोग नारद राय के पास गए थे और आपने उनका जो साक्षात्कार जो उनका इंटरव्यू जो किया था, उस इंटरव्यू के बाद हम लोगों ने देखा कि 10 ग्राम प्रधान जो थे वो यादव
जाति से जो आते थे वो नारद राय जी के समकक्ष बैठे हुए थे और उन्होंने वो उनका स्वागत करके और वो फोटो वोटो भी खींच के, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वो वोट नहीं देंगे, यादव रहते ऐसे मिलने गए थे। लेकिन अगर कोई किसी के साथ फोटो शेयर करता है, सब कुछ करता है, तो जाहिर सी बात है वो उस पार्टी के साथ रहेगा। तो क्या ऐसा जो है ये मतलब कि भाजपा जो है वो यादव वोटरों में भी यहाँ पे मतलब कि सेंधमारी कर दी है क्या बलिया में? नारद राय को थोड़ा सा आगे करके ये भूमिहार वोटर्स को तो एकजुट करने के प्रयास में काफी हद तक सफल हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो नारद राय का अपना जो व्यक्तिगत जो कैडर है उसके साथ ही और भी हर वर्ग के वोटर्स को भी अपने पाले में की है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर एक और है, अंबिका चौधरी के जो कैडर्स हैं वो काफी साइलेंट हैं अपने क्षेत्र में, ये फेफना विधानसभा में, उसका भी फायदा और यह कहे कि सनातन पांडे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मतलब हमको लग रहा है कि पूरा समाजवादी पार्टी भी मन से चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं लगी हुई थी। पहले लगी हुई थी, नो डाउट, बहुत आगे चल रही थी रेस में समाजवादी पार्टी और सनातन पांडे के सहारे, लेकिन जब से ये जो दल बदल की जो एक राजनीति हो गई, मंच पे एक निरादर कहा गया तथाकथित रूप से, और तुरंत ही एक रिएक्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा उनको हाथों हाथ लेना, ये काफी कुछ प्रभाव पड़ गया इसका। अच्छा, तो मतलब हम लोग जो है बलिया की सीट जो है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे भूमिहार मतदाता भी काफी अच्छे खासे संख्या में है, क्योंकि जब मुहम्मदाबाद विधानसभा जो है वो बलिया में जुड़ा हुआ है तो एक अच्छे खासे परसेंटेज के साथ भूमिहार मतदाता भी लगभग 8 से 9%, 8 से 9%, और ये यहाँ पे काफी निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे चेंज मेकर हैं, यहाँ पे चेंज मेकर हैं। तो आप इस सीट को, संजीव जी, आपने इस सीट पे भी काफी रिपोर्टिंग आपने किया है, क्योंकि आपकी ये गृह जनपद ही है बलिया, तो आप इस चीज के बारे में क्या कहेंगे कि आप इस सीट को, आपके हिसाब से ये सीट किसके पाले में जा रही है? देखिए, मैंने आप पहले ही बोला कि कलर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बलिया को सीट को मैंने रेड कलर से लिखा है, ये काफी डेंजर जोन में है ये सीट बलिया, किसी के भी पाले में जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा एज लेती हुई दिख रही है ये नीरज शेखर की तरफ। तो हम मतलब कि मान लेंगे यहाँ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत थोड़ी सी सुनिश्चित है। सुनिश्चित नहीं कहेंगे, संभावना है, संभावना है, पटरी पर गाड़ी थोड़ी सी दौड़ी है। चलिए, हम आपको बलिया लोकसभा क्षेत्र में, आपको बलिया लोकसभा सीट के बारे में हमने अपने एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में ये बताया कि ये सीट जो है थोड़ा बहुत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम अब चल रहे हैं बिहार की एक और हॉट सीट बक्सर के बारे में। बक्सर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां से जो है काफी टाइम से लालमुनि चौबे 4 से 5 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद जो है एक बार जगदानंद सिंह हुए, उसके बाद 2 बार जो है 2 टर्म के रिपीटेड अश्विनी चौबे हैं, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मिथिलेश तिवारी है, और आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस है, जो आईपीएस की नौकरी छोड़ के मैदान में आए थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से आते हैं आनंद मिश्रा, और अब सुधाकर सिंह जो है वो राजपूत समाज से आते हैं। तो आपने जब काराकाट से, आप जैसा कि आपने बताया था पहले कि जब आप काराकाट से लौट रहे थे तो काफी ज्यादा विधानसभा जो है वो उस रास्ते में जुड़े हुए हैं बक्सर विधानसभा। तो आप जो बता रहे थे कि आप बक्सर से जुड़े, ये सब कैमूर, ये सब बक्सर शहर, या सब आपने कुछ बूथों पे आपने लोगों से पूछा, तो क्या लगा यहाँ पे आपको? देखिए, यहाँ पर एक एज बहुत बड़ा, मतलब कि एक हास्यास्पद भी कह सकते हैं और आश्चर्य करने वाला भी एज कह सकते हैं, कि शुरू में आनंद मिश्रा की जो कैंपेनिंग थी बहुत सूझबूझ तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बक्सर में मोदी की रैली हुई और भी अन्य जो केंद्रीय जो राजनेता है यहाँ पर रैली किए मिथिलेश तिवारी के लिए, तो अंत में कुछ समीकरण इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दिया कि कुछ परसेंट वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गए हैं। तो यहाँ पर पहले एज दिखाया ये जा रहा था कि या तो आनंद मिश्रा सीधे तौर पे ये चुनाव जीत लेंगे, या तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और सुधाकर सिंह राजद के जो है प्रत्याशी वो सीट को ले उड़ेंगे। अब यहाँ पर फैक्टर काफी बदल चुका है, त्रिकोणीय हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि जनता खुद ही स्तब्ध है, कंफ्यूजन में है, आखिर में ये सीट जाएगी किसको। तो जब पब्लिक ओपिनियन ही इतनी डाउट में है तो हम रिपोर्टर्स कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं? लेकिन जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो बक्सर जो है वो ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। नो डाउट हमको लग रहा है कि अगर यहाँ पे एक ब्राह्मण अगर चुनाव मैदान में होता तो वो इस सीट को क्लीन स्वीप कर देगा। इस चीज पे आप क्या कहेंगे? अब तक यही हुआ ही है कि एक ही ब्राह्मण को टिकट मिला है और वो टिकट
मैंने वो चुनाव जीत ले गया है। यहाँ पर 2 ब्राह्मण हो गए, मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा यहाँ के लोकल हो गए, मिथिलेश तिवारी बाहर से आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी संगठन है, ऐसा उनका चुनाव प्रचार प्रसार चलता है तो धीरे धीरे पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर और लगातार 5वें 6ठे गियर में आ जाते हैं। उसका फायदा कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी को मिलेगा, लेकिन ये सीट पूर्ण रूप से ये बहुत संदेह में है, कुछ कह नहीं सकते हैं बक्सर की सीट को। तो हम बता दें कि बक्सर में जो है, अच्छा आरजेडी की भी काफी मतलब कि अच्छी क्लोज फाइट दे रही है, क्योंकि जो आरजेडी के जो सुधाकर सिंह है वो बहुत ही बिहार के कद्दावर नेता। फाइट में इसलिए बोला जा रहा था सुधाकर सिंह कि आनंद मिश्रा जितना वोट अपने तरफ खींचेंगे ये सीधे तौर पे फायदा पहुंचाएंगे सुधाकर सिंह को। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि पोलिंग के 1-2 दिन पहले तक पूरा परिदृश्य ही बक्सर लोकसभा का बदल गया है। कुछ लोगों से बातचीत होने पे ये लगा कि जो आनंद मिश्रा के पाले में भी वोट था वो धीरे धीरे वो तब्दील होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने लगे, इसलिए कि आनंद मिश्रा के जीत को लेकर कई जो वोटर्स है वो सुनिश्चित नहीं दिखे। तो बोले कि हम जो यहाँ पे सुनिश्चित नहीं समझे वहां क्यों रहे। लेकिन एक चीज मैंने ये भी देखा कि कुछ युवा वर्ग के लोग हैं वो बोल रहे थे कि भले ही आनंद मिश्रा हार जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपना वोट उन्हीं को दूंगा। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आनंद मिश्रा की तरफ युवा तो मानिए एकदम पागल है। जैसे कि आप काराकाट में पवन सिंह की चर्चा कर लें, पवन सिंह के लिए वहां की पब्लिक है, युवा है, महिलाएं वोटर्स हैं, एकदम उनके लिए एकदम दीवानगी एकदम उनके प्रति छाई हुई है। और वैसे ही यहाँ पर बक्सर में आनंद मिश्रा के लिए भी है, लेकिन एक भीड़ जुटाना, दीवानगी होना और पोलिंग बूथ पर उनके पक्ष में वोट डालना, ये बहुत काफी अंतर पैदा कर देता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश के 80 सीटों और बिहार के 40। पहले हम लोग ये एक चीज बता देते हैं कि बक्सर की जो सीट है वो फंसी हुई नजर आ रही है, मतलब त्रिकोणीय समीकरण है, त्रिकोणीय समीकरण है। लेकिन मेनली जो फाइट अब जो नजर आ रही है वो राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुधाकर सिंह और बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के बीच नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर हमारी चैनल पे आप देख रहे हैं। और बताइए संजीव जी आगे का। मैं यही कह रहा था कि हम लोग लेके आए हैं ऑपरेशन एग्जिट पोल 543 सीटों का। कई लोग अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, हम लोग एग्जिट पोल का ऑपरेशन करने आए हैं। आप लोग एग्जिट पोल अपना बता रहे हैं, मतलब हम लोग चीर-फाड़ करेंगे। 543 सीट चीर-फाड़ करना बहुत जरूरी है, केवल अनुमान लगाना और उस अनुमान पे खड़े उतरना और जमीन आसमान। मतलब हम ये चीज बताएंगे कि ये जो सीट सारी सीटें हैं, काराकाट, गाजीपुर, घोसी, यहाँ पे कोई पार्टी जीत रही है तो वो क्यों जीत रही है, वो कैसे जीत रही है। ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया। जो 5 सीट है यूपी और बिहार, देखिए हम जहां गए नहीं है वहां के बारे में अनुमान लगाना एकदम गलत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग हम लोगों ने बहुत सफर किया है। आप भी थे कई जगह हमारे साथ और भी हमारे कई साथी थे। तो मैंने काराकाट को बता दिया कि ये पवन सिंह की तरफ झुकाव है, गाजीपुर में अफजाल अंसारी की तरफ झुकाव है, घोसी में राजीव राय की तरफ झुकाव है, यहाँ पर बलिया में नीरज शेखर की तरफ झुकाव है, बक्सर में मिथिलेश तिवारी की तरफ आप कह सकते हैं। इन 5 सीटों में एक निर्दलीय के खाते में जा रही है सीट, 2 सपा के खाते में, और यहां पर ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। तो यहाँ पे जो चांस है वो 50-50 लग रहा है। 50-50 क्योंकि एक तो निर्दलीय को हम लोग हटा दें क्योंकि निर्दलीय तो किसी पार्टी से है नहीं। तो 5 सीटों का एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में नतीजा ये खुल के आ रहा है कि एक जो है वो निर्दलीय के खाते में है और 2 इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, और 2 एनडीए गठबंधन के खाते में जा रहा है। आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है ये निर्दलीय प्रत्याशी को अपने तरफ रिझाने में बहुत माहिर है। तो ये आप काराकाट की पवन सिंह की सीट अगर ये निकाल लेते हैं तो ये आप एनडीए गठबंधन की तरफ मूव कर सकते हैं, तो वहां पर एनडीए आगे हो जाएगी फाइट। क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में खुल के नहीं बोले हैं कि मोदी जी हमारे आइडल हैं, हमारे नेता हैं। आनंद मिश्रा ने भी बोला है कि मोदी जी हमारे आइडल हैं, हमारे नेता हैं। तो ये निश्चित रूप से इन प्रत्याशियों का एनडीए गठबंधन की तरफ रुझान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, अभी धन्यवाद नहीं कहेंगे, अभी हम लोग जो ऑपरेशन एग्जिट पोल है इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि 543 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन में बीजेपी प्लस अदर्स हैं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा, आप पार्टी और भी अन्य पार्टियां, अदर्स में कुछ लोग निर्दलीय हैं। और उसके पहले चर्चा करने से पहले हम लोग ऑपरेशन इमरजेंसी का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ये बहुत इमरजेंसी था इनको चर्चा करना। अब उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटों पर जब हम चर्चा करते हैं तो मैं आपके द्वारा ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में ये एनडीए गठबंधन को आप कितना सीट देते हैं? देखिए एनडीए गठबंधन थोड़ा सा संक्षेप में चलेंगे हम लोग, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो।
तो देखिए एनडीए गठबंधन को हमारे हिसाब से हम दे रहे हैं 60 से 65 सीटों के बीच में, क्योंकि यहां पे अगर देखिए हम लोग वीडियो को बहुत शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो है चैनल जो है एकदम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल पंचनामा में हम लोग चीर फाड़ करके हम लोग बहुत सारे आकलन, क्योंकि अगर हम पूरे सीट का आकलन अगर देने लग जाए तो 5 से 10 घंटे लग जाएंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि हम लोग 60 से 65 सीट एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, और हम लोग इंडिया गठबंधन को 15 से 18 सीट हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, 12 से 15 सीट। चलिए, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 12 से सीटों 15 पर सीट। 12 से 15 सीट। अदर्स को हम लोग कोई नहीं दे रहे हैं सीट अदर्स को। नहीं, हमारे हिसाब से अदर्स में 4 या 5 सीटें आप दे सकते हैं। नहीं, अदर्स में क्यों हम नहीं दे रहे हैं संजीव जी, क्योंकि अदर्स में कोई हमको पूरे यूपी लोकसभा में कोई निर्दलीय प्रत्याशी हमको दिखा नहीं, और बीएसपी का भी जो जनाधार है, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में ये चीज देखा था कि बीएसपी ने विधानसभा का जब चुनाव 1 सीट जीता था, अब वो भी आपको पता है कि वो जो 1 सीट थी वो बलिया के रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर सिंह ने चुनाव जीता था। तो ये तो विधानसभा, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 5 से 8 सीटें आती हैं। थोड़ा सा आते हैं बिहार की 40 सीटों, तो आप यहाँ पे 0 से 1 सीट दे सकते हैं। यहाँ पर हम 0 से 1 सीट पे हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार की 40 सीटों पर आप पहले इंडिया गठबंधन को ही निपटा दीजिए, इसलिए कि बिहार में आपको भी पता है कि यहाँ पर जो तेजस्वी यादव है काफी प्रभाव दिखाया, काफी बोलबाला रहा है, यहाँ पर युवाओं को अभी रोजगार भी दिए हैं, ये जो कि बिहार में एक रिकॉर्ड, पूरे देश में इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। तो बिहार में 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन को कितनी सीट है? देखिए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स को आप भी देख रहे हैं कि वो बीजेपी को 32 से 36 सीटें दे रही हैं। अच्छा, लेकिन हम इस चीज को एकदम नकार रहे हैं अपने चैनल पे कि 32 से 36 सीट हो ही नहीं सकती। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का इस चुनाव में के लिए हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे, ठीक ना? अभी हम लोग सीटों पे चर्चा कर लेते हैं। सीटों पे हम यहाँ पे दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को, हम यहां से 25 से 30 सीट दे रहे हैं, ठीक, और हम यहां पे 12 से 15 सीट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को 12 से 15 सीट, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए 10 से 12, ठीक है। और यहां पे हम दे रहे हैं 0 से 1। अच्छा, चलिए 0 से 1, जो 1 सीट जो हम दे रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आपको हम बता रहे हैं, ये काराकाट सीट है पवन सिंह की। 1 सीट और है जो सीवान की है, सीवान की हीना साहब, आप 2 सीट चाहता हूं, 2 सीट, हाँ हीना साहब की सीट है ये, 2 सीट। और देखिए, अगर कुछ भी अगर हो सकता है तो पप्पू यादव की पूर्णिया सीट भी निकल सकती है, लेकिन वहां काफी नहीं। लेकिन ये जो 2 सीट है एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ हीना साहब सिवान में क्लीन स्वीप कर रही हैं, और पवन सिंह काराकाट में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अब सीधे आते हैं, ये तो 5 सीटों का पंचनामा हो गया, ऑपरेशन इमरजेंसी। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एग्जैक्ट पोल, हम एग्जैक्ट पोल नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट पोल का ऑपरेशन करके आपको हम एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं। ये एग्जैक्ट पोल है, 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है। इन सीटों की हम कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमारा एक बस अनुमान है। सीधे आते हैं ऑपरेशन एग्जिट पोल जो 543 सीटें का है। अब आप सीधे आकाश जी बिना समय गंवाए आप तुरंत एनडीए गठबंधन की सीटों को बता दीजिए। हम देखिए यहाँ पे एनडीए गठबंधन को हम 315 से 340 के बीच में दे रहे हैं। चलिए 315 से 340, ठीक। और यहां पे जो हम दे रहे हैं 170 से 180 के सीट दे रहे हैं हम। अच्छा, 170, 180, ठीक। अदर्स के पहले में बताइए। अदर्स को आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में जो है कुछ सीटें जो निर्दलीय प्रत्याशी को जो हॉट सीट बनी हुई थी, एक राजस्थान के वडमेर सीट जो थी जहां से वो भाटी जी जो चुनाव लड़े थे, वो एक सीट थी। तो कुछ सीटें ही जो चर्चा में है, तो 0 से 5 सीट आप निर्दलीय को भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए 0 से 5। और आप जो 4 जून को जो नतीजे आए हैं, तो आप इन नतीजों को चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल चीर फाड़ जो हुआ वो कितना हद तक सक्सेसफुल, कितना हद तक सही रहा, और हम लोग कितना हद तक अपना मेहनत दिखाएं आप तक जुड़ने के लिए। आप लोगों से हमारा अनुमान कितना सही रहा, और आप लोग निश्चित रूप से द रिपोर्टर आकाश जी को
धन्यवाद कहिएगा कि हमेशा हमारे मन से जुड़े रहते हैं और अपने अनुभव को साझा आप लोग को अगर ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके बताइएगा कि हमारा एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल हमारा चीर फाड़ कैसा रहा। और साथ में आप अपना अनुमान अभी से बता सकते हैं, हम लोग उस पर एक और अलग से वीडियो बना सकते हैं। आपको भी अगर ऐसा कुछ लग रहा होगा कि हमारे एग्जिट पोल में कोई कहीं त्रुटि है तो आप हमारे चैनल्स पे आके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप अपना एग्जिट पोल बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके आया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल मार्क्स है, इतने पाने हैं। एनडीए गठबंधन ने 400 पार का दावा किया। इंडिया गठबंधन ने ही जो ही कल अंतिम चरण का चुनाव समाप्त हुआ, उन्होंने एक मीटिंग की और अपने सरकार बनाने के दावे को पुष्टि करती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर पासिंग मार्क आपको 272 सीट है, अगर आप ला देते हैं तो आप सरकार बनाने के लिए आप आगे की तरफ रहेंगे। बाकी मैं आकाश जी से चाहूंगा आप इसको कंक्लूड बाकी हम लोग ये चीज बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल है हम लोग 315 से 340 एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं और 170 से 180 हम लोग इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं और 0 से 5 निर्दलीय को दे रहे हैं। और हम लोग अभी आपको एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र बिहार और यूपी का हम लोग लेके आएंगे एक एक सीट का। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं सारे एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल को देखने के लिए।